जय हिंद स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास आप लोगों को आज एनएमएमएस का एक चैप्टर है कार्बन और पेट्रोलियम हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट के वीडियो में यहाँ तक पढ़ाई हो चुकी थी प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद जो है आज हम लोग इसके आगे चलते हैं और अगले इस पार्ट में इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अक्षय संसाधन, पहला जो है अक्षय संसाधन है। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन है जो कि असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, मतलब कि ये समाप्त नहीं हो सकते। इन प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता न्यून होती है लेकिन मात्रा नहीं, मात्रा अधिक होता है। इसमें वायु, मृदा, जल, बालू, सौर ऊर्जा इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिए, अक्षय होते हैं। अक्षय का मतलब ये होता है कभी खत्म नहीं होने वाला, तो ये अक्षय संसाधन हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं क्षयशील संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन है जो कि समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन है जिनकी अगर देखा जाए जिनकी आपूर्ति सीमित है होती है, एवं यदि इनका उपयोग अधिक और अनियंत्रित ढंग से अगर होते रहे तो इनकी मात्रा में कमी के कारण जो है अंततः पूरी तरह समाप्त हो जाने की संभावना होती है, ये खत्म हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, वन, चारागाह, जलीय जीव इत्यादि, ये सारे जो है क्या है, क्षयशील संसाधन है, ये समाप्त हो सकते हैं। जैसे खनिज में अगर देखा जाए तो कोयला, अगर कोयला को हम लोग जिस हिसाब से अभी जो है यूज हो रहा है, अगर निरंतर इसी तरह से यूज होते रहे तो कोयला क्या हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कोयला फिर से बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि बनाना आसान नहीं होता है लाखों वर्ष। ठीक है, तो इस तरह के जो संसाधन है वो क्षयशील संसाधन कहलाते हैं। अब हम कोयला के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कोयला के भी कई प्रकार होते हैं। कोयला क्या होता है, एक यह कार्बन का सबसे अशुद्ध रूप होता है। यह खानों से प्राप्त किया जाता है, याद रखिए, खुदाई जब होता है जमीन का तो ये खानों से प्राप्त होता है। भारत में यह झारखंड, बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश इत्यादि स्थान पर पाया जाता है। झारखंड में आपको, धनबाद में आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा झरिया में। ठीक है, कार्बन की मात्रा के अनुसार यह निम्न प्रकार का होता है। कार्बन देखिए, पीट, एक पीट कोयला होता है जो जिसमें कार्बन की मात्रा 60% होता है, पीट कोयला। लिग्नाइट एक होता है जिसमें 70% जो है कार्बन होता है। बिटुमिनस में 78 से 83% कार्बन होता है, और एंथ्रासाइट जो होता है वो 90% कार्बन होता है। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई कौन से कार्बन में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, मतलब कौन से कोयला में कार्बन की मात्रा ज्यादा होता है, तो एंथ्रासाइट इसका सही आंसर होगा। बिटुमिनस कोयले का सर्वाधिक पाया जाने वाला रूप है, तथा एंथ्रासाइट कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। एंथ्रासाइट जो है शुद्ध रूप है क्योंकि कार्बन की मात्रा ज्यादा है इसमें, और भी बहुत सारी अशुद्धियां उसमें नहीं है। और अधिक पाए जाने वाला जो है कौन है, बिटुमिनस। बिटुमिनस जो आपका सी नंबर में है, जिसमें 78 से 83% कार्बन है, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में। क्लियर है। इसके बाद कोयले से प्राप्त उत्पाद। ठीक है, कौन कौन, अगर कोयला से कौन कौन सा जो है उत्पाद प्राप्त होता है समझेंगे। जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, ठीक ना, तब उपयोगी उत्पाद का निर्माण होता है। कौन सा उपयोगी होता है भाई, यह प्रक्रिया कोयले का भंजक आसवन कहलाता है, भंजक आसवन कहलाता है। उपरोक्त जो भी प्रक्रम है द्वारा कोक बनाया जाता है, कोलतार तथा कोयला गैस बनाया जाता है। देखिए, कोक, कोयला तार तथा कोयला गैस का निर्माण जो है कोयला से ही किया जाता है। कैसे किया जाता है, जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति का मतलब होता है कि वायु बिना दिए, ठीक ना, बिना वायु की इसको बहुत तेज जो है ताप में गर्म किया जाता है, और तेज ताप में जब गर्म किया जाता है तो कोक, कोलतार तथा कोयला गैस प्राप्त होता है। क्लियर है। इसके बाद कोक क्या होता है, यह लोहे के रिटॉर्ट के कोयले का भंजक आसवन करने से प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या चीजें समझिएगा, इसमें 80 से 95% तक कार्बन होता है। यह धूम्र रहित ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। धूम्र रहित का मतलब धुआं नहीं निकलता है इससे। ऐसे धातु कर्म में भी ये अपचायक के रूप में कार्य करता है। धातु कर्म का मतलब धातु को शुद्ध करने में ये अपचायक की तरह जो है काम में लिया जाता है। उपयोग इसका कहाँ कहाँ है, यह एक उपचायक कारक है। ठीक है, अभी बताएं, जो लौह, आयरन, जिंक इत्यादि धातुओं के निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है। जब लौह जो है, लौह
अशुद्ध लोहा से जब शुद्ध लोहा प्राप्त करना होता है तो अपचायक के रूप में इसका जो है प्रयोग किया जाता है कोक का। स्टील निर्माण में भी इसका प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा किसका, कोक का। आगे चलते हैं हम लोग कोलतार। कोलतार क्या होता है यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है। कोलतार देखिए, यह अप्रिय गंध युक्त गाढ़ा द्रव है। यह लगभग 200 पदार्थों से जो है बना होता है, याद रखिए 200 पदार्थों को मिला दिया जाता है तब जा करके ये जो है बनता है। इससे दैनिक जीवन में काम आने वाले अनेक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे अगर देखा जाए रंग एवं औषधि भी प्राप्त किया जाता है इसे कोलतार से। कोलतार के उपयोग कहाँ किए जाते हैं भाई? कोलतार में कई उपयोगी कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं, जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन, एनिलीन तथा एंथ्रोसिन। नेफ्थलीन बॉल कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो नेफ्थलीन का जो बॉल होता है वो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कपड़ों में जो है रखा जाता है कि उसमें जो है कीड़ा ना लगे। कपड़ों में बक्सा में जो है एक नेफ्थलीन का गोलियां रख दीजिएगा ना तो एकदम जो है उसका सुगंध भी जो है ठीक ठाक रहता है और उसमें जो है कीड़ा लगने का चांस कम हो जाता है, नहीं के बराबर नहीं लगने देता है। क्लियर है नेफ्थलीन। आगे चलते हैं, कोलतार से जो प्राप्त कई यौगिक का उपयोग प्राथमिक पदार्थों के रूप में किया जाता है, जिनके द्वारा उद्योगों, मेडिकल व दैनिक जीवन में आवश्यक पदार्थ निर्मित होते हैं, जैसे दवाइयाँ, संश्लेषित रंग जिसको डाई बोलते हैं, प्लास्टिक, परफ्यूम, पेंट वगैरह, ठीक है ना। ये सब बाल में लगाने वाला भी इससे जो है प्राप्त होता है, बाल में लगाने वाला जो डाई होता है वो चीज़। आगे चलते हैं, कोयला गैस। भाई कोयला गैस भी तो निर्माण हो रहा है ना कोयला से, तो क्या है, यह एक गैसीय ईंधन है। यह कोयले से कोक प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। कोक जब प्राप्त होता है तो उसके दौरान एक गैस उत्पन्न होता है जो कि कोयला गैस कहते हैं उसको, ठीक है। इसमें मुख्यतः मीथेन 30% होता है, हाइड्रोजन 55%, कार्बन मोनोऑक्साइड 4% का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक है। कोयला गैस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? उद्योगों में कोयला गैस ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। प्रकाश उत्पन्न करना है बहुत तेज। आजकल इसका उपयोग प्रकाश की तुलना में ऊष्मा उत्पन्न करने में किया जा रहा है, क्योंकि बिजली जो उत्पादन होता है कहीं ना कहीं तापीय उपकरण से ज़्यादा होता है, तो कोयला का प्रयोग किया जाता है ऊष्मा उत्पन्न करने में और उससे बिजली उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम एक विशेष गंध युक्त भूरे काले रंग का चिपचिपा गाढ़ा तेल होता है जो पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाया जाता है। यह संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या है, मिश्रण है संतृप्त, जिसको संतृप्त क्या होता है, एल्केन है ना, एल्केन संतृप्त होता है। बाकी आपको पता है कि एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होता है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो याद रखेंगे केवल, ठीक है। ये आपको 10th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि सिंगल बंध के साथ ही जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि पेट्रोलियम जो होता है जीवाश्म से प्राप्त होता है, यानी एक प्रकार का जीवाश्म, यानी कि जीव के आश्म से। एक प्रकार से कहिए कि जीव जो है वो पत्थर के नीचे दब गए होंगे, है ना, वही जीव कार्बनीकृत होकर के पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये चीज याद रखिए। आगे चलते हैं, पेट्रोलियम का परिष्करण। यहाँ पे आप समझेंगे पेट्रोलियम का परिष्करण का मतलब रिफाइनिंग करेंगे। भाई रिफाइनिंग करके क्या क्या बनता है ये भी जानना होगा। पेट्रोलियम को किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयुक्त करने के लिए परिष्कृत यानी शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने की प्रक्रिया पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। मतलब कि पेट्रोलियम अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है तो शुद्ध करने के लिए, जब शुद्ध करते हैं तो शुद्ध करने की प्रक्रिया को कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। क्या चीज, परिष्करण कहा गया है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा उनके भिन्न भिन्न क्वथनांकों के आधार पर पृथक किया जाता है। मतलब प्रभाजी आसवन विधि द्वारा एक ऐसा विधि है कि उनके क्वथनांक के आधार पर सबको अलग अलग रखा गया है। क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे बता दें कि देखिए पेट्रोलियम से आपको अगर देखा जाए तो पेट्रोल बनता है। पेट्रोल आपका ये क्या होगा, किरासन तेल यानी कि मिट्टी तेल हो गया, और एक आपका जो है डीजल बनता है। तो सबका क्वथनांक कहीं ना कहीं अलग है, ठीक है। तो क्वथनांक के आधार पर इनको जो है अलग कर लिया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस, एक होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस जो अधिक उच्च दाब पर द्रवित हो जाते हैं, है ना, द्रवित हो जाते हैं, जिसको लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसको लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ठीक है। इसमें मुख्यतः ब्यूटेन उपस्थित होता है, ब्यूटेन होता है। यह घरेलू उद्देश्य में प्रयुक्त मुख्य ईंधन के रूप में काम किया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। एलपीजी में कौन, मीथेन होता है, एलपीजी में मीथेन होता है, ब्यूटेन भी होता है। यहाँ पे समझिए एलपीजी के अच्छे ईंधन होने का निम्न कारण क्या है। एलपीजी गैस सिलेंडर जो हम यूज करते हैं हम लोग, है ना, उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, मतलब कि ये अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है। यह आसानी से जलता है ना,
इसका ऊष्मीय मान जो है लगभग 50,000 किलो जूल पर केजी होता है, ठीक है। और ये परिवहन में आसान है, ठीक है। और इससे जो मुक्त होता है उत्पाद, वो कहीं ना कहीं मुक्त उत्पाद जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, ठीक है। याद रखिए, ऊष्मा बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है उत्पाद के रूप में जब ये जलता है, ठीक ना, याद रखिए। अब इसके बाद यह धूम्र रहित ज्वाला देता है, अतः वायु प्रदूषण नहीं होता है। धूम्र रहित का मतलब ये धुआं ज़्यादा निकलता नहीं है, इसलिए जो है वायु प्रदूषण होने का चांस नहीं है, कम है। यह कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता। अभी बताएं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्पन्न करता है, जो कि आपको पता है कि ये हानिकारक गैस नहीं है, है ना। और जल उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई ठोस अवशेष नहीं बनाता है। ये जलेगा तो कोई ठोस अवशेष नहीं बनाएगा, गैस और बस लिक्विड बनाएगा। इनको संग्रहित करना आसान होता है, एक सिलेंडर में पैक करके रख सकते हैं। आगे चलते हैं प्राकृतिक गैस, जिसको नेचुरल गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मेथेन जो है 80 से 90% होता है मेथेन। एथेन जो है 6 से 10% होता है। प्रोपेन 3 से 5%। ब्यूटेन जो है 1 से 2% आपका उपस्थित होता है ये चीज प्राकृतिक गैस में, ठीक। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। यह जलने पर कम कार्बन और प्रदूषक उत्पन्न करता है। कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में यह हानिकारक गैस और अन्य प्रदूषकों के कम उत्सर्जन के साथ जलता है। मतलब आप समझिए, यहाँ पे यह जलने पर कम कार्बन और प्रदूषक उत्पन्न करता है। ये भी आपका नेचुरल गैस जो होता है, ठीक है। माने पर्यावरण के लिए भी ये क्या है, लाभदायक है। कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में यह हानिकारक गैसों और अन्य प्रदूषकों को कम उत्सर्जन के साथ जलती है। ये कम उत्सर्जन के साथ जलता है, मतलब हानिकारक गैस से निकलता नहीं है। आगे चलते हैं। यह पेट्रोकेमिकल उद्योग को संचालित करने के लिए प्रयोग में अपने जो है करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ये पेट्रोकेमिकल उद्योग को संचालित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह खाना पकाने और ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग की जा रही है। और उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। मतलब वाहन भी चलेंगे, है ना, वाहन चलाने के लिए भी इसका जो है प्रयोग किया जा रहा है। अब चलते हैं ऑटोमोबाइल। गाड़ियों में इसका प्रयोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड यानी CNG कहते हैं इसको, के रूप में प्रयोग हो रहा है, जो कि बहुत लोकप्रिय है। ये CNG अगर उपयोग ज़्यादातर होने लगे तो प्रदूषण जितना हो रहा है अभी वो नहीं होगा, ठीक है। प्रदूषण से बचा जा सकता है CNG का प्रयोग करके, ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको हम लोग समझेंगे, जिसको कहते हैं CNG। भाई CNG के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, यह पूर्ण ईंधन है, इसका लाभ हम लोग को पता करना है। यह पूर्ण ईंधन है जिसका उपयोग सीधे उद्योग या घरों में किया जाता है। यह एक शुद्ध ईंधन है जो जलने के बाद कोई ठोस अवशेष नहीं छोड़ता है। यह धूम्र रहित ज्वाला के साथ जलता है, अतः वायु प्रदूषण नहीं करता है। धूम्र का मतलब धुआं, धुआं रहित मतलब धुआं नहीं होता है। यह उच्च मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करता है, उच्च मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करता है। यह पाइपों द्वारा घरों एवं उद्योगों में पहुंचाई जाती है। पाइप के द्वारा इसको जो है घर में पहुंचाया जाता है। पाइप जो है जमीन के अंदर जो है पाइपलाइन बिछाया जाता है, उसी से CNG गैस आपका जो है घर तक पहुंचाया जाता है। CNG पेट्रोल व डीजल का अच्छा विकल्प है। इसका उपयोग सिलेंडर भरने में किया जाता है। CNG जो है पेट्रोल और डीजल का अच्छा विकल्प है। अगर मान लो पेट्रोल और डीजल जो है न रहे तो CNG का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको पता है पेट्रोल और डीजल जो है ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, तो CNG कम फैलाता है, तो उससे फायदेमंद भी हो जाएगा। कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण हम लोग कैसे इसको जो है बचा करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये कैसा है, क्षयशील है। क्षयशील का मतलब क्या है, समाप्त हो सकते हैं। कैसे बचाएंगे, देखिए कुछ सामान्य उपायों द्वारा हम कोयला और पेट्रोलियम को जो है दहन को कम कर सकते हैं। दहन को कम करिएगा तो बच जाएगा, ऑटोमेटिक है ना। आवश्यक न होने पर ट्यूबलाइट व बल्ब, पंखे, बिजली, टेलीविजन तथा दूसरे जो विद्युत उपकरण को बंद कर देना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, अभी हम क्या बताए थे कि कोयला से क्या होता है, विद्युत धारा उत्पादन होता है, ठीक। तो आप जितना यूज करिएगा घर में उतना समझिए कि उसको जो है उष्मा देना पड़ेगा, ठीक। मतलब उतना जो है कोयला का यूज करा जाएगा। तो आप क्या करिए, दिन में जैसे कि आप लाइट जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ भी लाइट जला के रखें, उसको बंद कर दीजिए। मतलब कि वैसा उपकरण जो आपको उस समय जरूरत नहीं है उसको आप बंद रख सकते हैं, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो आप ऐसे उपकरण को घर में बंद करके रखिए, क्योंकि बिजली बिल भी आपका जो है कम आएगा। और दूसरी बात की जो कोयला का जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, उससे भी बचा जा सकता है, ठीक है।
तो ये चीजें हैं आपको जो कि समझना है। ये बिजली बचाने के लिए ऊर्जा दक्ष विद्युत उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ऊर्जा दक्ष का मतलब जैसे कि सोलर एनर्जी का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। सोलर जो है आप लगवा सकते हैं छत पे, जिससे कि आपका बिजली बच जाएगा और उससे जो है हम लोग बचा सकते हैं कोयले को। अपना वाहन प्रयोग में लाने के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, ट्रेन इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अपना वाहन से अगर मान लीजिए कि कहीं दूर जाना हो तो उस स्थिति में आप बस, है ना, बस, ट्रेन इत्यादि का प्रयोग कर लीजिए परिवहन के रूप में, जिससे क्या वो तो चलना ही है, उसको वो तो चलेगा ही, है ना, उसमें आप जा सकते हैं आराम से। लेकिन अपना खुद से जाइएगा तो एक एक्स्ट्रा आप जो है प्रदूषण फैलाइएगा। ठीक है, वो तो यहाँ समझना है। लिफ्ट का प्रयोग करने के स्थान पर सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए। आप लिफ्ट पर मान लीजिए जाते हैं तो लिफ्ट चलाने के लिए बिजली का जो है आवश्यकता होता है, तो उससे भी यहाँ पर आप सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं। क्लियर है। ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, कहाँ से यहाँ पर ऊर्जा जो है मिलेगा हम लोग को, कौन कौन प्रकार होते हैं ऊर्जा के। तो देखिए, ऊर्जा के स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पारंपरिक स्रोत होता है, जिसको परंपरागत स्रोत भी कहते हैं, और एक होता है गैर परंपरागत स्रोत होता है। यहाँ पे हम समझेंगे ऊर्जा के वे स्रोत जिनका निर्माण अत्यंत अधिक समय में हुआ है। ठीक है, याद रखिए, ऊर्जा के वे स्रोत जिनका निर्माण अत्यंत जो है अधिक समय में हुआ है वो परंपरागत जो है ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल, कोयला, जीवाश्म ईंधन। पेट्रोल बनने में कई हजारों लाखों साल लगते होंगे, कोयला बनने में लाखों साल लगते हैं। ठीक ना, याद रखिए। तो ये सब बनना इतना आसान नहीं है, और ज्यादा समय तक जो है के बाद बना हुआ है तो उसका क्षय होना निश्चित है, वो समाप्त हो जाएगा। मतलब परंपरागत स्रोत जो है समझ गए आप लोग। इसके बाद गैर परंपरागत स्रोत। गैर का मतलब है इसका विकल्प के रूप में। यहाँ पे समझिए, ऐसे स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, निरंतर प्रकृति में विद्यमान रहता है, उत्पन्न होते रहता है, ये समाप्त नहीं होता है। भविष्य में इनके समाप्त होने की संभावना न के बराबर होती है। वो क्या कहलाती है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। सौर ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ईंधन, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब क्या है? ये सब जो है ऐसे संसाधन है जो समाप्त नहीं होंगे, है ना। तो ज्यादातर हम लोग ऐसे ही ईंधन का जो है, ऐसे ही ऊर्जा के स्रोत का प्रयोग ज्यादा करें तो हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या है कि स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ, जिनको ये ज़रूरत है ना जानने की, उसको शेयर जरूर करें। और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।